नमस्कार दोस्तों, आज हम थोड़े से कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वह मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। दोस्तों, खबर यह आ रही है कि मोदी सरकार देश के इसी वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ संशोधन करने वाली है ताकि इस वक्फ बोर्ड को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। परंतु आखिर यह वक्फ बोर्ड है क्या और इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है और ऐसा क्या है जो इसको कंट्रोल करने के लिए कानून में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ रही है। आज इसको हम विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कमलदीप और फोकस ऑफ फ्रंटलाइन के एपिसोड नंबर 3 में आज हम वक्फ बोर्ड और इससे जुड़े हुए मुद्दे पर बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि इसकी क्या कंट्रोवर्सी है और ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ रही है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड देश की तीसरी सबसे बड़ी एक इस्लामी संस्था है जिसके पास पूरे इंडिया का थर्ड सबसे ज्यादा जमीनी हिस्सा है। मतलब कि वक्फ बोर्ड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है और यह इतना ज्यादा पावरफुल है कि सरकार भी इसे छूने से डरती है, यहां तक कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी तो यह है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर नजर डालकर अगर यह कह दे कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है तो कोई कुछ कर नहीं पाता है। आए दिन हम वक्फ बोर्ड के बारे में तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं। इसी दादागिरी को कंट्रोल करने के लिए 18वीं लोकसभा के पहले पार्लियामेंट सेशन के दौरान 8 अगस्त को भाजपा के माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू ने एक अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस किया। उसी दिन यह बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया तथा 22 अगस्त को इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक भी हो गई। अगर वक्फ बिल पास हो जाता है तो वक्फ एक्ट 1995 में कई इंपॉर्टेंट चेंज हो जाएंगे। इस एक्ट का नाम बदलकर यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट और यह शॉर्ट में बनता है उम्मीद एक्ट। उम्मीद एक्ट में केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों को सीमित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया। इसमें वक्फ की संपत्ति का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ऐसा ही वेरिफिकेशन उन संपत्तियों के लिए भी होगा जिस पर निजी प्रॉपर्टी होने का शक है और वर्षों से यहां रहते आ रहे लोगों ने उस पर अपना दावा किया है। अगर किसी भी संपत्ति सर्वे में इंक्लूड हो गई है तो उसका गैजेट नोटिफिकेशन होगा। इसके पहले तो होता क्या था कि आदमी को पता ही नहीं चलता था कि उसकी जमीन वक्फ बोर्ड के पास हो चुकी है और ना ही कोई नोटिफिकेशन उसे मिला करता था। और आपने अगर 1 साल के अंदर वक्फ बोर्ड को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया तो समझे कि आपकी जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पड़ गई। मतलब कि एक दिन मैं सुबह उठता हूं और मुझे अचानक ही पता चलता है कि मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में जा रही है, वह मुझे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया। फाइनल तो आपको जब पता लगेगा जब कोई सालों बाद एक्चुअली में लोग वहां पे आके आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आ जाएंगे। दोस्तों, वक्फ बोर्ड को समझने से पहले हमें यह वक्फ का मतलब क्या होता है इसको समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्तों, वक्फ एक अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ठहरना और वक्फ का मतलब होता है जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। यह चल अचल दोनों तरह की संपत्ति हो सकती है और इस संपत्ति को जो बोर्ड देखता है, इसको संभालता है, उस बोर्ड को ही वक्फ बोर्ड कहा जाता है। इस्लाम में जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान करता है या यूं कहे कि वक्फ करता है, उस व्यक्ति को इस्लाम में वाकिफ कहा जाता है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वक्फ बोर्ड के पास इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी लैंड कैसे आई? तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड के अनुसार यह लैंड डोनेशन में आई है। दोस्तों, इस्लाम में कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर सकता है और जैसे कि पहले बताया गया है कि वक्फ दान की गई प्रॉपर्टी को ही कहते हैं। वैसे वक्फ एक स्वैच्छिक
कार्यवाही है जिसके लिए कोई भी मतलब जबरदस्ती नहीं की जाती है। और इस्लाम धर्म में दान धर्म के लिए एक और टर्म प्रचलित है जिसे कहा जाता है ज़कात। यह उन मुसलमानों के लिए अनिवार्य है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है। इस ज़कात के अनुसार मुस्लिम व्यक्ति को अपनी पूरी आमदनी का कुछ हिस्सा, जो कि शायद 2.5% होता है, उसको किसी जरूरतमंद को दान देना होता है। इसी ज़कात के कारण मुस्लिम वक्फ बोर्ड को अपनी जमीन दे देते हैं, या फिर यूं कहें अल्लाह के नाम कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो यह एक अच्छी प्रथा है, क्योंकि इसमें दान किया हुआ धन व संपत्ति जरूरतमंदों को स्कूलों, कब्रिस्तान, मस्जिदों या अन्य भलाई के कार्यों में प्रयोग करने के लिए ही दान की जाती है। मुसलमान व्यक्ति तो अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली अल्लाह को दे देता है, और इस प्रॉपर्टी को प्राइवेट गेन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिर्फ रिलीजियस गेन के लिए ही इस वक्फ प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जा सकता है। अब दोस्तों, धीरे धीरे यह संपत्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इसका रख रखाव करना, इसकी देखभाल करना, इसकी मैनेजमेंट करना एक काफी बड़ा काम है। और इसको संभालने के लिए एक मैनेजर होता है जिसको मुतावली कहते हैं। यह मैनेजर जिसे मुतावली कहते हैं, वह इस प्रॉपर्टी को ना तो बेच सकता है, ना किसी को ट्रांसफर कर सकता है, और ना ही इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल अपने या किसी और के निजी लाभ के लिए कर सकता है। जैसे कि पहले ही बताया कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल केवल रिलीजियस कार्यों और जल कल्याण के कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। अगर वक्फ कानून की बात करें तो वर्ष 1954 में 1954 में नेहरू सरकार के समय अधिनियम पारित किया गया, और इसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। वक्फ एक्ट 1954 वक्फ की संपत्ति के रख रखाव का काम करता है, और इसके बाद से इसमें कई बार संशोधन भी होते रहे हैं। वक्फ बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर्स, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम बुद्धिजीवी व समाज में अच्छी हैसियत रखने वाले व समाज के जन कल्याण में जिनका योगदान होता है, वे लोग भी शामिल होते हैं। वक्फ ट्राइबल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और वक्फ ट्राइबल का निर्माण राज्य सरकार करती है। अक्सर इन राज्य सरकारों का प्रयास यही होता है कि इन वक्फ बोर्डों में ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को शामिल किया जाए, ताकि चुनावों में उनका समर्थन हासिल किया जा सके। उन्हें कई तरह की वे सुविधाएं व प्रलोभन भी राज्य सरकारों के द्वारा समय समय पर दिए जाते रहते हैं। यूपीए सरकार में वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां प्रदान की गई थी। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया जो किसी ट्रस्ट आदि से ऊपर है। वक्फ बोर्ड का अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी संपत्ति के बारे में यह जांच सकता है कि वह संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर दे तो उस वक्फ बोर्ड से वापिस हासिल करना, उसे सिद्ध करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 यह कहता है कि इसके निर्णय को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी आप चुनौती नहीं दे सकते। आपको विवाद चैलेंज करने के लिए भी वक्फ कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, जहां उनके ही मेंबर फैसला सुनाएंगे। जो चीज सबसे ज्यादा विवादित है वक्फ बोर्ड में, वह है वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है, अक्सर उसके आसपास की जमीन को भी अपनी जमीन बता देता है। कानून यह जरूर कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता है, लेकिन यह तय करना काफी मुश्किल रहता है कि कोई संपत्ति निजी है या नहीं। जमीन के पक्के कागज या ना होने पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी या जमीन को वक्फ ले लेता है, जबकि वक्फ को अपनी बात सिद्ध करने के लिए किसी भी तरह का कोई कागज, कोई प्रमाण नहीं देना होता है। सेना और रेलवे के बाद देश में संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड तीसरा सबसे बड़ा भूमि मालिक है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वक्फ के पास संपत्ति है। उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास कुल 21,239 संपत्तियां हैं, जबकि शिया बोर्ड के पास 15,380 संपत्तियां हैं। हर वर्ष हजारों व्यक्तियों द्वारा, लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियां दी जाती हैं।
जिससे वक्फ बोर्ड की संपत्ति या दौलत में बढ़ोतरी होती जा रही है। अब यह सुनकर आपको लगता होगा कि भाई वक्फ बोर्ड तो एकदम मालामाल होगा, भाई थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री, पैसों की प्रॉब्लम कहां से हो सकती है ऐसे इंस्टीट्यूशन को। और यहीं पर आती है वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी फेलियर कि यह पूरा का पूरा सिस्टम आज खोखला होकर कंगाली के कगार पर बैठा हुआ है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें इंडिया के मुस्लिम कम्युनिटी को सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशन सिस्टम को एनालाइज किया गया काफी डिटेल में। इस रिपोर्ट में एक पूरा चैप्टर है कि वक्फ बोर्ड को लेकर सबसे स्ट्राइकिंग आंकड़ा यह है कि अगर वक्फ बोर्ड की सारी प्रॉपर्टी को ढंग से यूटिलाइज किया जाता है तो वक्फ प्रॉपर्टीज की टोटल पॉसिबल इनकम पूरी 12,000 करोड़ रुपए होती है, मगर रिपोर्ट रिलीज करने के टाइम पर वक्फ बोर्ड की एक्चुअल इनकम सिर्फ 163 करोड़ थी। कहां 163 करोड़, कहां 12,000 करोड़, ये आखिर कैसे हो सकता है? इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है? वास्तव में वक्फ बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं वे करप्ट होते हैं और फिर ये करप्ट मैनेजर्स लैंड का एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करते हैं, यानी कि जिस चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ का कंसेप्ट एग्जिट करता है वह हासिल ही नहीं हो पाता है, और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वक्फ प्रॉपर्टीज में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्राइवेट प्लेयर्स और कई केसेस में तो सरकारी एजेंसीज भी वक्फ प्रॉपर्टीज प्राइम लैंड पर कब्जा करके बैठी हुई हैं। और ये दो तरीके से कब्जा दिखाती हैं कि एक तो सीधा साधा कब्जा करो या फिर ना रेंट दो ना पेमेंट दो, और दूसरा अगर रेंट दो भी तो पुराने रेट्स पर दो। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि अगर अभी तक वक्फ सिस्टम में इतनी प्रॉब्लम है तो फिर वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का समर्थन क्यों नहीं कर रहा है? उन्हीं का तो भला होगा इसमें। क्या वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट कंट्रोल से डर रहा है? क्या यह सब इसलिए किया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड खुद ही जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, या सरकार का कुछ और एजेंडा है इसमें? अगर दोस्तों वक्फ बोर्ड के कुछ कारनामों पर बात करते हैं तो दोस्तों तमिलनाडु के एक गांव में एक लोकल ने अपनी कुछ जमीन बेचने की कोशिश की, तो लोकल अथॉरिटीज ने उसे बताया कि उनको पहले तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जमीन एक्चुअली वक्फ बोर्ड के अंदर आती है। और यही नहीं, सिर्फ उनकी जमीन ही नहीं, पूरा का पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड के अंदर आ रहा था, जिसे सुनकर लोकल्स काफी हैरान हो गए। लोकल्स ने इस बात पर हैरानी जताई कि यह बात तो आज तक सदियों से उन्हें किसी ने बताई ही नहीं थी। और यही नहीं, प्रयागराज के अंदर चंद्रशेखर आजाद पार्क, जहां पर चंद्रशेखर जी ने शहादत दी थी, उस पार्क को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। ज्ञानव्यापी के क्षेत्र में ज्ञानव्यापी के केस में जो ज्ञानव्यापी मंदिर है उस पूरे परिसर को आपने वक्फ बोर्ड संपत्ति घोषित कर रखा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि केस कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो पूरा का पूरा मंदिर है वह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसे कई मामले हैं अभी कोर्ट में हैं जिन पर फैसला आना बाकी है। दोस्तों पाकिस्तान और भारत का जब बंटवारा हुआ था तो उस समय हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से भारत आए थे, और जो यहाँ से मुस्लिम समाज के लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे, तो यह एक अंडरस्टैंडिंग थी कि यह कॉन्सेप्ट था कि जो हिंदू भाई यहाँ से विस्थापित होके आए हैं उनको यहाँ पर वह संपत्ति दी जाएगी जो मुस्लिम भाई भारत में छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं, क्योंकि उन हिंदू भाइयों की संपत्ति भी तो पाकिस्तान में छूट चुकी है और अल्टीमेटली उनको उसकी ओनरशिप दे दी जाएगी। पर उस समय इमीडिएट ओनरशिप नहीं दी जा सकती थी, इसलिए एक एक्ट लाया गया था जिसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट 1950 के तहत वो सारी संपत्ति जो यहाँ से मुस्लिम समाज के लोग छोड़ के गए थे पाकिस्तान में, वो सारी की सारी संपत्ति केंद्र सरकार ने अपने अधीन ले ली थी। और यह कहा था कि आगे जो लोग यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं उनको हम ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर कर देंगे। परंतु 1984 में सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में अमेंडमेंट किया और सेक्शन 66H
लाया, H फॉर हिमाचल प्रदेश। और यह सारी संपत्ति जिसमें आज हिंदू भाई रहते हैं और किराया दे रहे हैं, पहले किराया 0 या बहुत ही कम हुआ करता था तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज किराया 1-1 लाख रुपए हो चुका है। जो लोग वहां पर रह रहे थे, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस संपत्ति के हम मालिक बन जाएंगे क्योंकि हम यहां से विस्थापित होकर आए हैं, यह सारी संपत्ति एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट को ताक पर रखते हुए राज्य सरकार ने 1984 में वक्फ बोर्ड को दे दी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है यह आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को वीडियो के बारे में बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।